अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए, आज से लगभग 500 साल पहले की दुनिया। न हवाई जहाज़ थे, न आधुनिक जहाज़, न जीपीएस और ना ही ऐसे नक्शे जिन पर पूरी दुनिया साफ दिखाई देती हो। लेकिन उस दौर में भी एक मुल्क ऐसा था जिसकी दौलत, तिजारत और रौनक के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वो मुल्क था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मसाले, रेशमी कपड़े, कीमती पत्थर और दूसरी बेशकीमती चीज़ें यूरोप के बाज़ार में सोने के भाव बिकती थी। हर यूरोपीय बादशाह और ताजिर चाहता था कि किसी तरह हिंदुस्तान तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाए, ताकि अरब और तुर्क ताजिरों के बिना सीधे कारोबार किया जा सके। इसी तलाश ने एक ऐसे सफ़र को जन्म दिया जिसने दुनिया की तारीख बदल दी, और इस सफ़र का नाम था वास्को डी गामा का भारत पहुंचना। 15वीं सदी में पुर्तगाल समुद्री खोजों का सबसे बड़ा मरकज़ बन चुका था। पुर्तगाल बादशाहों ने अपने नाविक को नए नए समुद्री रास्तों की तलाश में भेजना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं था, बल्कि दुनिया के नए इलाकों तक पहुंचकर अपनी ताकत भी बढ़ाना था। उस ज़माने में भारत तक आने वाले ज़्यादातर व्यापारिक रास्ते अरबों और मुसलमान ताजिरों के कब्जे में थे। यूरोप को लगता था कि अगर हिंदुस्तान तक सीधा रास्ता मिल जाए तो बेहिसाब दौलत उनके हाथ लग सकती है। इसी दौरान एक पुर्तगाली नाविक का नाम सामने आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो बहादुर, समझदार और लंबी समुद्री यात्राओं का तजुर्बा रखने वाला इंसान था। पुर्तगाल के बादशाह मैनुएल प्रथम ने उसे एक ऐतिहासिक मिशन सौंपा। मिशन ये था कि अफ्रीका के चारों तरफ घूमकर हिंदुस्तान तक पहुंचने का समुद्री रास्ता तलाश किया जाए। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उस समय किसी यूरोपीय ने ये सफ़र पूरा नहीं किया था। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों और लगभग 170 नाविकों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से रवाना हुआ। जहाज़ों में खाने पीने का सामान, हथियार और सफ़र के लिए ज़रूरी चीज़ें भरी गई थी। जब ये बेड़ा बंदरगाह से निकला तो किसी को नहीं पता था कि ये लोग वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। सामने एक ऐसा बंदरगाह था जिसके बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद थी, लेकिन दौलत, शोहरत और खोज की चाहत ने इन लोगों को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सफ़र के शुरुआती महीनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गई। कभी तूफ़ानी हवाएं जहाज़ों को झंझोर देती, कभी ऊंची ऊंची लहरें मौत का पैगाम लेकर सामने आ जाती। कई नाविक बीमार पड़ गए, खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन वास्को डी गामा हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो अपने साथियों को हौसला देता रहा और सफ़र जारी रखा। कई महीनों की मशक्क़त के बाद उनका बेड़ा अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर पहुंचा। ये जगह आज केप ऑफ गुड होप के नाम से जानी जाती है। उस ज़माने में इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक समुद्री इलाकों में गिना जाता था, जहां समुद्र की लहरें बेहद ऊंची और हवाएं बहुत तेज़ होती थी। कई जहाज़ इस रास्ते में तबाह हो चुके थे, लेकिन वास्को डी गामा ने इस मुश्किल को भी पार कर लिया और आगे बढ़ गया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचकर वास्को डी गामा ने कई बंदरगाहों का दौरा किया। मोजाम्बिक, मोम्बासा और मलंडी जैसे शहर उस समय अरब और मुस्लिम ताजिरों के अहम मरकज़ थे। यहाँ के लोगों को पहले ही समझ आ गया था कि नए आने वाले लोग सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि हिंद महासागर के व्यापार में हिस्सेदारी लेने आए हैं। कुछ जगहों पर उनका स्वागत हुआ तो कुछ जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। मलंडी में वास्को डी गामा को एक माहिर समुद्री रहनुमा मिला। उसे हिंद महासागर की हवाओं और रास्तों की पूरी जानकारी थी। उसी की मदद से पुर्तगाली जहाज़ हिंद महासागर की तरफ रवाना हुए। अब उनके और हिंदुस्तान के बीच सिर्फ समंदर था। कई दिनों तक लगातार सफ़र करने के बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का बेड़ा हिंदुस्तान के मालाबार
तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ये पल सिर्फ पुर्तगाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के लिए एक अहम मोड़ था। पहली बार कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते यूरोप से हिंदुस्तान पहुंचा था। कालीकट उस दौर में मसालों के व्यापार का बहुत बड़ा मरकज था। दुनिया भर के ताजिर यहाँ आते थे और व्यापार करते थे। वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक, जिसे समोरिन कहा जाता था, उससे मुलाकात की। उसने व्यापार की इजाज़त मांगी और दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके लिए उतने आसान नहीं थे। अरब ताजिर पहले से ही वहाँ मजबूत स्थिति में थे और उन्होंने पुर्तगालियों की आमद पसंद नहीं की। उन्होंने समोरिन के दरबार में पुर्तगालियों के खिलाफ बातें भी की। इसके बावजूद वास्को डी गामा हिंदुस्तान और यूरोप के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गया। कुछ समय के बाद वो वापस पुर्तगाल लौट आया। वापसी का सफर भी बेहद कठिन था। बीमारी, भूख और लंबी समुद्री यात्रा की वजह से उसके कई साथी रास्ते में ही मर गए। लेकिन जब वो पुर्तगाल पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। उसे एक हीरो की तरह देखा गया क्योंकि उसने वो कारनामा कर दिखाया था जो सदियों से यूरोप का ख्वाब था। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने दुनिया की सियासत और तिजारत दोनों को बदल दिया। अब यूरोप और हिंदुस्तान के बीच सीधा समुद्री रास्ता खुल चुका था। आने वाले वर्षों में पुर्तगाल ने हिंदुस्तान के कई इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाई और धीरे धीरे यूरोपीय ताकतों का असर पूरे एशिया में फैलने लगा। यही वो रास्ता था जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक दौर की बुनियाद रखी थी। तारीख के पन्नों में वास्को डी गामा का नाम सिर्फ एक नाविक के तौर पर नहीं लिखा गया, बल्कि उस शख्स के तौर पर दर्ज हुआ जिसने दो महाद्वीपों को सीधे जोड़ दिया। उसका सफर हिम्मत, जुर्रत, खतरे और खोज की एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा और इंसानी तारीख दोनों बदल कर रख दिए। आज भी जब वास्को डी गामा का जिक्र होता है तो उसके साथ वो ऐतिहासिक दिन भी याद किया जाता है जब पहली बार यूरोप से एक जहाज हिंदुस्तान के तट पर आकर लंगर अंदाज हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।